मेरिट के आधार पर कैसे चयन हो सकता है? मैं कहता हूँ शिक्षा व्यवस्था बराबर की जाए, उनका भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े आके। आपने तो हमें धन रखने की आज़ादी नहीं दी, व्यापार करने की आज़ादी नहीं दी। आज़ादी छीनी थी आपने? यही मनुवादी व्यवस्था ने, यही चुटैया धारकों ने छीनी। आप राम मंदिर के ठेकेदार नहीं है, जनता ठेकेदार नहीं है। हम देखिए भगवान पे उतना भरोसा नहीं करते जितना हम संविधान पे करते हैं। हम संवैधानिक लोग हैं, जिससे हमारे हक अधिकार मिलते हैं। हम संविधान की पूजा करते हैं। जिसने हमारा हक अधिकार छीन लिया, जबकि हम मंदिर में पैसा डाल सकते, निकाल नहीं सकते, तो हम उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। भगवान इतना निर्दय नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति को कष्ट दे, दूसरे व्यक्ति को उसका लाभ दे। विरोध करने वाले लोग सीधा सीधा वो हैं जो सवर्ण जाति के लोग हैं और सवर्ण मानसिकता लेकर के बैठे हैं, जो सरकार को चला रहे हैं इस समय। मैं सीधा सीधा भाजपा सरकार की बात कर रहा हूँ। 2 सालों से क्या किया है वहाँ पर, क्या किया जंतर मंतर में? हमारे मासूम बच्चों को पिटवा दिया, लड़कियों के पीछे डंडे घुसवा दिए। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। कि आज भी आप जाएंगे तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज भी कॉलेजियम से जज बनते हैं और कुछ जाति विशेष के ही लोगों का कब्जा है उस पर। वाल्मीकि समाज के लोग आज भी नाले से जाके पानी भर के ला रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी, वहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोग आज भी नाले से भर के पानी ला रहे हैं वहाँ, जबकि बीजेपी सरकार क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं कीर्ति और इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ में। और लखनऊ में आज एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा उनके तत्वाधान में आयोजित किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये है मंडल दिवस, मंडल चेतना जन आंदोलन कार्यक्रम, जहाँ पर भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, आम जनता मौजूद है और साफ तौर पर आरक्षण को लेकर के बात करी जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आरक्षण लागू होना चाहिए, ठीक से लागू होना चाहिए। जो मंडल कमीशन बना था वहाँ पर जो 50% आरक्षण की बात कही जा रही थी, उस आरक्षण को भी ठीक तरीके से अभी तक देश के अंदर लागू नहीं किया गया। उसको लेकर के तमाम बातें जो हैं वो मंच के माध्यम से कही जा रही है। मंच पर तमाम जो भीम आर्मी के तमाम लोग मौजूद हैं वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। हमारे पास साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अरविंद राजवंशी है। मैं आज़ाद समाज पार्टी इस लखनऊ मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी हूँ। मुख्य मंडल प्रभारी हैं आप, एडवोकेट भी हैं। आरक्षण को लेकर के मामला बहुत गरमाया हुआ है। एक तरफ सवर्ण समाज जो कह रहा है कि आरक्षण आय के आधार पर होना चाहिए, EWS वाली बात वो मानते हैं। कहते हैं इससे क्या होता है कि जो गरीब है वो तमाम जातियों में है, तमाम वर्गों में है, तो वो सही तरीके से उनको आरक्षण मिलेगा। एक तरफ इधर आरक्षण की बात चल रही है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आरक्षण की बात कही जा रही है। देखो, मैं आपको इसकी बात बताने से पहले मैं आपको पहले 100 साल पीछे ले चलूँगा। वैसे ज़्यादा पीछे ले जाऊँगा तो बहुत ही हालत ख़राब थी। मैं सिर्फ 100-150 सालों के पीछे ले जाना चाहूँगा। आज लोग आय के आधार पे ये आरक्षण की बात कह रहे हैं, वो हमें नियम सिखा रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ आपने तो मुझे हज़ारों सालों तक पढ़ने नहीं दिया, शिक्षा व्यापार करने नहीं दिया, हमें रोजगार नहीं दिया, हमें धन रखने का अधिकार नहीं था, व्यापार करने का अधिकार नहीं था। आपने सिर्फ अपना काम कराया, उसके बदले में हमें क्या दिया? जेवरा का तात्पर्य फसल पे गेहूं और चावल देते थे। यदि आज ये बात बराबरी की करते हैं, मैं कहता हूं मैं बराबरी करूंगा इनसे। पहले ये 100 साल पढ़ाई रोके, 100 साल छोड़ो 50 साल ही ये रोक के दिखाएं। मैं कहता हूं चलो पढ़ाई भी ये न रोकें। आज मेरा भाई, मेरा बेटा गांव में वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, लालटेन में दिए में पढ़ रहा है, उसके पास आज भी संसाधन नहीं है, उनके पास आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं है, उनके पास बड़े स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जयपुरिया स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल जैसे नहीं है। हमारे ये मजदूर भाई हैं जो 300 रुपये कमाते हैं, 300 रुपये पर डे कमाते हैं, 6 लोगों का परिवार है। तो तुम ये बताओ 300 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 6 लोगों का परिवार चलाएगा कि बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा पाएगा? मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है, इनका बच्चा पढ़ रहा है DPS में, उसका ट्यूशन लगा है, घर में एक अकेला कमरा उसका है, वो अपने कमरे में अकेले बैठ के पढ़ता है। मेरा बेटा जब स्कूल, ये सब चीजें हम मेहनत पर करते हैं अपनी, और जैसे कह रहे कि जो चीज 100 साल पहले हुई, जो हमारे पुरखों ने गलती की, उसकी सजा आज की पीढ़ी को क्यों दी जा रही है? लेट मी कंप्लीट मैम। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कंपटीशन की बात करते हैं, हम करेंगे कंपटीशन। आए गांव में वो हमारे बच्चे स्कूल के बाद बकरी चराने जाता है, भैंस चराने जाता है, शाम को जानवर को चारा भी करता है, और वो शाम को जब माँ खाना बना रही होती है तो वो माँ कहती बेटा नमक खत्म हो गया, दौड़ के जाओ दुकान से नमक लेके आओ। वो पढ़ने के लिए उसके पास समय नहीं होता, घर का काम भी करता है, तब मुश्किल से जाके 60% नंबर ला पाता है, और वो DPS
देश में पढ़ने वाला बच्चा 99% नंबर ला रहा है। मेरिट के आधार पर कैसे चयन हो सकता है? मैं कहता हूँ शिक्षा व्यवस्था बराबर की जाए, उनका भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े आके। ये तो उनका रहना कि वो सरकारी में पढ़ाते, प्राइवेट में पढ़ाते हैं। इनका बात समझिए, आप एडवोकेट हैं, आप एडवोकेट हैं, आपका ही एक साथी खेती में काम कर रहा है, तो अब क्या वो आपसे कहे कि आप अपनी एडवोकेसी छोड़ दीजिए? बिल्कुल नहीं छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वो आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं बराबरी का, तो बराबरी तो तुमने हम लोगों को अलग किया ना। अरे बराबरी दिया होता, हमें भी बराबर व्यापार करने दिया होता, हमें भी शहर में रहने दिया होता, नगर में रहने दिया होता, धन रखने की आज़ादी दी होती, पढ़ने की आज़ादी दी होती, तब आप हमसे बराबरी की बात करते। आपने तो हमें धन रखने की आज़ादी नहीं दी, व्यापार करने की आज़ादी नहीं दी। आज़ादी छीनी थी आप? यही मनुवादी व्यवस्था ने, यही चुटैया धारकों ने छीनी। हम लोगों को तो शहर में घुसने नहीं दिया। गांव में घुसने के लिए हमारे पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, मुंह से थूक जो निकलता था, थूक के लिए गले में मटकी टांग दी जाती थी कि कहीं रोड पे अपने थूक न गिर जाए, हमारे कहीं फुटप्रिंट न बन जाए, इसलिए मेरे पीछे झाड़ू बांधा जाता था। आज के समय में तो नहीं है ना। आज के समय के हिसाब से अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि जो गलतियां हुई 100 साल पहले, जो गलत हरकतें आप लोगों के साथ की गई, मतलब उससे कोई डिनाई नहीं है, मैं कह रही हूं आपके साथ 100 साल पहले जो गलत हरकतें की गई, उसके आधार पर क्या पूरी नई जो अभी पीढ़ी आ रही है उसको सजा देना सही है? नहीं, सजा मैं उनको नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात बराबरी भी कर रही। अभी जितेंद्र मेघवाल मार दिया गया, कभी कोई मुछ रखने पे मार दिया जाता है, मटका छूने पे मार दिया जाता है। अभी भी हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली है। बाबा साहब ने संविधान बना के उन्होंने सबको बराबर कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने संविधान को पूर्ण रूप से लागू कहाँ होने दिया? संविधान के सारे आर्टिकल इन्होंने पूर्ण रूप से क्यों नहीं संसद में पारित करते हैं? हम लोगों के अधिकार बराबर क्यों नहीं दिए जाते? हमारा बैकलॉग खाली पड़ा है, आज क्यों नहीं भरा जा रहा? हमारे SC ST की बेटियों की जगह महिला आरक्षण हमारा रेलवे में खाली पड़ा है, आज तक बैकलॉग क्यों नहीं भरा जा रहा है? अरे बराबरी की बात करते हो, आप पहले जो बैकलॉग है ये भर के दिखाओ, आप शिक्षा व्यवस्था बराबर करके दिखाओ, अपना भी बेटा आप यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा के दिखाओ, तब हम बात करेंगे बराबरी की। आए हो बराबरी, तुम्हारी खेती जोते हम, तुम्हारी फसल काटे हम, यहाँ तक कि तुम्हारी टट्टी उठाए हम, और हमसे तुम बराबरी की बात करते हो? तुम तो अपनी फसल नहीं काट सकते हो, अपने खेत नहीं जोत सकते हो, अपनी लैट्रिन तक नहीं उठा सकते हो, आए हो बात बराबरी की करने? तो कहते हैं जब आप हमारी फसल काटते तो अपनी वो उगा करके काट लेते। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं? आपने जब हमको अनपढ़ रखा, पढ़ने नहीं दिया, हमारी बहन बेटियों की शादी हुई, हमारे घर में कोई बीमार हुआ, तो पैसे देने के नाम पे आपने अंगूठा लगा के हमारी ज़मीनें ले ली। आज जब हमको वहीं पे गुलाम बना के छोड़ दिया, और इंसान जब अपनी बेटी पे मुसीबत आती, बेटी की शादी होती है, तो सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाता। यदि आप बहुत समाज सेवी बनते थे, समाज में समता समानता का भाव लाना चाहते थे, तो आपने हमारी ज़मीन क्यों ली? ये कहते ठीक है जाइए खेती में पैदा करके मेरा पैसा वापस कर देना। समाज की बहुत भी स्थितियाँ, मंडल कमीशन, यही चीज़ हमारे जो मंडल आयोग के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के थे, उन्होंने मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें की, मात्र उसमें 2 लागू की गई थी। अभी भी हमारी 16 से 18 सिफारिशें अधूरी पड़ी हैं। अगर है हिम्मत, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत सरकार से, आए बराबरी करें और मंडल कमीशन की सारी जो हमारी सिफारिशें हैं लागू करें, और जो संविधान में हमको बराबर का आरक्षण का अधिकार दिया गया है वो आरक्षण लागू करें। जैसे माननीय काशीराम साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश में यदि आज 100 लोग हैं, अगर 25 लोग शेड्यूल कास्ट के हैं, 25 लोग OBC समाज के हैं, 25 लोग ST समाज के हैं, 25 लोग जनरल समाज के हैं, तो इन 25 लोगों को बराबर का आरक्षण दिया जाए, तभी आके हमसे बात करें। ये समता समानता की बात करते हैं। तो मैम, हम लोगों का यह संघर्ष जारी है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा, जब तक हमको हक अधिकार बराबरी का अधिकार नहीं मिल जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे भाई। और हमने अभी कुछ सवर्ण समाज के लोगों से भी बात की थी, वो कह रहे थे कि आरक्षण हट जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का मतलब होता है किसी एक योग्य व्यक्ति का हक मार के अयोग्य व्यक्ति को दे देना। आरक्षण का तो बहुत लंबा सिलसिला है, लेकिन हम इसमें कहना चाहेंगे कि जो जितनी संख्या भारी जिसकी है उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और ये लागू होकर रहेगा भीम आर्मी के नेतृत्व में। लागू कर देंगे भाई? अभी संविधान लागू था, संविधान लागू के अंदर आप लोगों को आरक्षण दिया गया, कहा जाता है बाबा साहब ने भी एक समय दिए थी कि भाई इस समय अवधि के बाद आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, तब तो खत्म करने की समय आ गया है। तो 10% तो खुशी ले लिए बिना कुछ बताए, 10% EWS ले लिए, और उसमें भी कौन हो रहा है? जो करोड़पति है वही EWS बनवा रहे हैं। गरीब EWS तो आय के आधार पर है ना, वो तो सभी के लिए सामान्य वर्ग उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर SC ST OBC पे ले लेता है, उसका क्या?
मैं बता दूं आपको कि ये जो सवर्ण में भी EWS लागू है वो गरीब तबके के लोग नहीं पा रहे हैं, उसको तो ले रहे हैं जो जिनके पास जानकारी है। EWS है क्या? मतलब आप मानते हैं कि सवर्ण समाज में भी गरीब तबके के लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं, उनको तो नहीं आरक्षण मिल रहा है ना। लेकिन जब आप OBC SC ST समाज के लिए आरक्षण मानते हैं तो जो सामान्य वर्ग में आ रहा है गरीब व्यक्ति उसको कहाँ मिल पा रहा है? आरक्षण का विरोध आजकल कौन कर रहा है? EWS ले लिए, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बहुजन समाज है उसके आरक्षण का विरोध ये लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं इनसे कहना चाहूँगा कि सुधर जाओ, अभी भी समय है। ना हम लोग चंदा चोरी करते हैं ना कुछ नहीं। अगर यही राम मंदिर में अगर कोई SC BC का आदमी वहाँ पर होता तो सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर थोप दिया जाता, आज वो सलाखों के पीछे होता। लेकिन राम मंदिर में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ, उसका कोई भी जानकारी, कोई भी मुद्दा, कोई भी बात नहीं। शिक्षा, रोजगार और अपनी सरकार है, आपको लगता है चोरी थोड़ी ना हुआ है? वो सनातन का पैसा था, सनातनी को घर चला। बिल्कुल, तो उसकी बात क्यों करते हैं फिर कि चोरी हो गई? क्यों चंपत राय के पीछे पड़े हैं? क्यों यादव के पीछे पड़े? उसमें तो और सवर्ण लोग हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं सब वही तो हैं। तो चोरी हुई तो कौन किया चोरी? इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। जो राम मंदिर के ठेकेदार हैं, जो ट्रस्ट के मालिक हैं। आप राम मंदिर के ठेकेदार नहीं है, जनता ठेकेदार नहीं है। हम देखिए भगवान पे उतना भरोसा नहीं करते जितना हम संविधान पे करते हैं। हम संवैधानिक लोग हैं जिससे हमारे हक अधिकार मिलते हैं। हम संविधान की पूजा करते हैं। बाबा साहब, सरदार पटेल और छत्रपति शिवाजी, साहू, पेरियार, फूले सबको मानने वाले लोग हैं। हमारे जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं, गुरु हैं, नेता हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, ना कि भगवान के विचारों पर हम नहीं चलते। जिसने हमारा हक अधिकार छीन लिया, जबकि हम मंदिर में पैसा डाल सकते, निकाल नहीं सकते, तो हम उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। भगवान इतना निर्दय नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति को कष्ट दे, दूसरे व्यक्ति को उसका लाभ दे। अच्छा, अभी आपने कहा मंदिर में पैसा डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते, तो जिन्होंने निकाल लिया उनको चोर क्यों कहा जाता है? तो चोर इसीलिए कहा जा रहा है कि हम लोगों से यही अपील करते हैं, हमारे खास करके बहुजन समाज से, कि बहुजन समाज के लोगों जागो, वहाँ पे पैसा डालना बंद करो, और ये जो पैसा है आपका शिक्षा में लगाओ, अपने व्यवसाय में लगाओ, अपने निजी कार्यों में लगाओ, अपने खाने पीने में लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, ताकि आप लोग सुधर सके, हमारा बहुजन समाज सुधर सके। ये अभी बात कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, मंच से तमाम बातें उन्होंने कहा कि जो सेक्टर है क्या कहते हैं कॉरपोरेट सेक्टर, वहाँ पर भी आरक्षण होना चाहिए। जी, क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि जितने भी कारपोरेट सेक्टर में जिनका ये कॉरपोरेशन है या उनकी जो भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, ये सब आप भी जानते हैं कि ये सब सिर्फ उन लोगों की है जो बड़े बड़े लोग हैं। मेरा मतलब है जो सवर्ण जाति के लोग हैं उन्हीं के पास ज़्यादा है। चाहे ठेका हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे कोई भी चीज़ें हैं, उनमें जब तक आरक्षण नहीं रहेगा तो हमारे लोगों का उसमें बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं जाएगा। वो तो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है ना। उन्होंने मेहनत से बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया नहीं, उन्होंने अपनी चालाकी से बनाया है। चालाकी कैसे? चालाकी ऐसी कि जैसे आप एक बार देखिए, जैसे एक रोटी है, इस देश में 100 लोग हैं, अब 100 लोगों में से वो बराबर बंटनी चाहिए। उन्होंने दे दिया SC को कितना? SC को उन्होंने 21% दे दिया, फिर उन्होंने 27% OBC को दे दिया, दोनों मिलाकर के लगभग 50% हो रहा है। अब 50%, 100 रोटी में से 50% हमारे कितने लोगों को दिया? 85% लोगों को, यानी पूरा बहुजन को उन्होंने 85% दिया। 85% में केवल 50% दिया, जो बच रहा है वो सिर्फ 15% लोग पूरा खा रहे हैं। आप बताइए आरक्षण कहाँ है? वो सीधा सीधा आरक्षण उनको है जो हमको नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मीडिया है वो यही दिखा रहा है ना कि अरे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं कि ये लोग जो आजकल ये जूते पहन के चल रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, ये चाहते हैं कि फिर नंगे पैर चलें। वो चाहते हैं कि उसी तरह रहें जैसे पहले रहते थे। उनकी बहन बेटियां जो ऊपर से कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था वैसा ही रहे। वो तो यही नजरें करते हैं। हमारे रायबरेली में तमाम घटनाएं हैं। कौन ऐसा चाहता है? ये जो बहुजन समाज के लोगों का आरक्षण का जो विरोध करते हैं, मैं किसी व्यक्ति जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें बहुत ही ज़्यादा % लोग ऐसे हैं जिनमें अभी भी वो विचारधारा है कि ये बहुजन समाज के लोग हमारे सामने निरीह रहें। देखिए, आप खुलकर नहीं बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा कि विरोध करने वाले लोग हैं, किनसे बचकर रहना है। विरोध करने वाले लोग सीधा सीधा वो हैं जो सवर्ण जाति के लोग हैं और सवर्ण मानसिकता लेकर के बैठे हैं, जो सरकार को चला रहे हैं इस समय। मैं सीधा सीधा भाजपा सरकार की बात कर रहा हूँ। हाँ, सरकार में तो बहुजन समाज के भी तमाम नेता मंत्री हैं, उनका क्या? आप बता दीजिए मुझे कि कौन सा बहुजन समाज का ऐसा नेता है जो नरेंद्र मोदी या फिर योगी के सामने अपनी बात रख पाए कि हाँ सर जी आरक्षण लागू करिए। ये तो खुद कहते हैं कि हम OBC से आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अंदर वो आते हैं। उसके अलावा अनुप्रिया पटेल जी हैं, राजभर जी हैं, निषाद जी हैं, तो लोग तो बैठे हुए ना आपके। आप देखिए, जैसे आपने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, बड़ा फेमस है उनका कि वो स्टूल मंत्री के रूप में है, जिनको कुर्सी नहीं दे सकते बगल में, उसकी
बात मानने वाले हैं लोग? उसके लोगों की बात वो मानेंगे? संभव नहीं है। और रही बात दूसरी, आपने अनुप्रिया पटेल जी को कहा, उनको तो फंसा करके रखा हुआ है। किसको? उनके हस्बैंड को केंद्र में मंत्री बना के रखा, नहीं सॉरी, उनको केंद्र में मंत्री बनाया है और उनके हस्बैंड को प्रदेश में बनाया हुआ है, ताकि इस चुनाव हो, अगर यहाँ राज्य सरकार का चुनाव हो तब भी सोचे कि नहीं हटना चाहिए। उनको बांध करके रखा है, और जब केंद्र का चुनाव हो तब भी ये रहे कि हाँ हमारा हस्बैंड और वाइफ मंत्री है, तो उनको तो फंसा करके रखा है। वो हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते। ये है उनका फार्मूला। तो हमारे बहुजन समाज को फंसा करके रखा है टेक्निकल रूप से। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि हमारे को सिर्फ वही एक रोटी में अगर हमारा परसेंटेज है जितना, वो हमको चाहिए। दादा पुरखों की संपत्ति थी उनके पास, उन्होंने उस संपत्ति को तोड़ा, फिर अपना व्यापार खड़ा किया। अब आप उसमें हक मानने जाएंगे तो कानूनी तौर से गलत हो गया ना। देखिए, उसमें जो भी उनकी दादा परदादा की ज़मीन थी, ये दादा परदादा की ज़मीन पर मेहनत करने वाले लोग हमारे थे। हमारे लिए हमारे कांसीराम साहब ने, हमारे अन्य बीच पीछे महापुरुषों ने इस तरह से विचारधाराएं तमाम रखी कि हम समानता का अधिकार जो है, जिस पर हम बात करते हैं समानता के लिए, तो समानता तो यही है ना कि हम जितने लोग हैं उन सबको समान अधिकार और समान संपत्ति का भी अधिकार वैसा ही चाहिए। और नहीं तो फिर हमसे कंपटीशन क्या है? आप अपना काम करो। अभी एक काम कर रहे थे तो आप तनख्वाह मांगे, अब आप हिस्सेदारी मांगेंगे? नहीं, हम हिस्सेदारी नहीं मांगेंगे, लेकिन हम ये है कि अगर हमने अपने समाज को रोक लिया कि काम भी ना करने जाओ, तो देखेंगे कि उनकी कितनी ताकत रह जाती है। जिसे जरूरत हो तो जाएगा ना काम करने। हाँ, तो जिनको जरूरत है मैं चाहूंगा कि वो हम सब लोग तैयारी करेंगे कि अपने बहुजन समाज को ये मजबूत करें कि वो अपने तक ही सीमित रहे। जहाँ सम्मान मिले वहाँ काम करें, जहाँ सम्मान नहीं मिलता है वहाँ बिल्कुल भी काम ना करें। क्या नाम है आपका? मैं लखनऊ से प्रतिभा चक हूँ और आज़ाद समाज पार्टी में मंडल प्रभारी हूँ मैं। महिला प्रभारी हैं आप, और यहाँ पर तमाम महिलाएं भी मौजूद रही। आरक्षण को लेकर के बात चल रही है कि आरक्षण लागू होना चाहिए और पूर्ण तरीके से लागू होना चाहिए, जैसा कि मंडल कमीशन में मांग की गई थी। लेकिन एक वर्ग है जो कह रहा है आरक्षण आय के आधार पर होता है तो बेहतर होगा, क्योंकि जाति तय नहीं करती कि गरीब कौन है। देखिए, आरक्षण जो भाई ने दिया है कि मंडल कमीशन के हिसाब से लागू होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। और ये एक वर्ग के लिए नहीं है, ये किसी ऐसा नहीं कि बहुजन समाज के खाली बच्चों के लिए हो, ये हमारे हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए मांग है। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि बहुत अत्याचार कर लिया, बहुत हम लोगों का दबा लिया, बहुत हिंदुस्तान के बच्चों के साथ अन्याय कर लिया, सभी दबा रहे हैं। आपको नहीं मालूम, आप ये हमसे कहलाएंगे, आप सब खुद अपने मुंह से कहिए ना कौन दबा रहा है। देखिए, हमारा काम है सवाल करना, मैं तो पूछूंगी आपसे। उसका मैं जवाब कौन का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आपको अच्छी तरह पता है कि कौन दबा रहा है। हमारे गरीब बच्चों पे, हमारे बच्चों पे कौन अत्याचार कर रहा है, कौन अधिकार छीन रहा। जो अधिकार छीन रहा उसी के लिए आरक्षण, जो कह रहे हैं कि अधिकार देने का काम हम कर रहे हैं। सालों से क्या किया है? इतने सालों से क्या किया है? वहाँ पर क्या किया जंतर मंतर में? हमारे मासूम बच्चों को पिटवा दिया, लड़कियों के पीछे डंडे घुसवा दिए। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और ये जब तक लागू नहीं होगा, ये तो एक टेलर है केवल। ये जो हुआ है आज एक टेलर है, केवल दिखाया गया है और अभी पूरा टेलर बाकी है। अगर ये इन मांगों को पूरा नहीं करेंगे, भाई को जो भाई मांगे कर रहे हैं, मंडल कमीशन की पूरी होनी चाहिए और ये होके रहेंगे, मेरा वादा है। जय भीम, जय संविधान। कहा जा रहा है कि वहाँ जो महिलाएं थी ना, वो गटर जनरेशन है, उनके अंदर संस्कृति नहीं है। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। आज की महिलाएं जाग गई हैं, आज की महिलाएं सड़कों पे आंदोलन करेंगी, बच्चा तक करेगा आंदोलन, कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सब महिलाओं के बच्चों के भविष्य का सवाल है। और वो महिलाएं, आज की हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं छोड़ेंगी, इसको लेके रहेंगी। जो भी है, कोई अत्याचार अब नहीं कर सकता, समय खत्म हो चुका है, सब खत्म। जय भीम, जय संविधान। कह रहा है कि आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हक मरता है। देखिए, ये जो मंडल कमीशन में जो मांग हो रही है, आज ज्ञापन दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो दिए हैं, अगर ये आरक्षण लागू नहीं होता है, अगर ये आरक्षण अगर लागू नहीं होता है, तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन चालू करेंगे। क्या लगता है आंदोलन कर पाएंगे? अभी दिल्ली में जो हुआ, छात्रों ने अपने हक की बात की थी, उसके बाद उनके साथ जिस तरीके की हरकतें हुई, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो उनके साथ जो बहुत निंदनीय हरकतें हुई, मगर अब जो हम लोग बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग, सभी लोग एक साथ होकर के सदन से लेकर सड़क तक आवाज को उठाएंगे और आरक्षण को लागू करवाएंगे। देखिए, लोग वो
भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बाबा साहब को हम मानते हैं, है ना, बाबा साहब को मानने वाले अगर कोई लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बाकी सभी लोग उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये दोहरी चाल है, भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चाल होती है। वो कहते तो कुछ और हैं, कहते तो बहुत कुछ हैं, मगर करते हैं अपनी वाली है। जो कि आज अभी आप देखिए हैं कि जंतर मंतर पर जो मिलना चाहिए, जो पेपर लीक हो जा रहा है, ये पेपर लीक कर दे रहे हैं। जैसे कि ये कितने गरीब हैं जो कैसे कैसे करके बनी मजदूरी करके उनके माँ बाप पैसा दे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, वो आतंकी लोग थे ऐसा कहा गया, कहा उनको फंडिंग आ रही थी, आईएसआई की तरफ से फंडिंग थी, विदेशी फंडिंग थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब ये तो देखिए, मुद्दा अपना बनाना है, उनको अपना डंडा वो जो फैलाना है, फैला करके वोट लेना है। वोट के वजह से वो अपना सब बिखर रहे हैं, सभी को गलत साबित कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हम लोग अपने सत्ता में पड़े रहें। मगर अब ये सत्ता नहीं रहेगी, 27 में ये चुनाव होगा तो इसको सत्ता को परिवर्तन करेंगे हम लोग। आज़ाद समाज पार्टी की इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और प्रधानमंत्री भी बनने का दावा है। ठीक है, यहाँ पे तमाम लोग और भी मौजूद हैं और कुछ अधिवक्ता जो हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी विमन से बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि न्यायालय के अंदर आरक्षण होना चाहिए और एक ये बड़ा मुद्दा जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं, न्यायालय के अंदर आरक्षण ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आज भी आप जाएंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज भी कॉलेजियम से जज बनते हैं और कुछ जाति विशेष के ही लोगों का कब्जा है उस पर। उसमें भाई भतीजावाद है, एक आता है वो अपनी जाति से दूसरे जाति और अपने जाति का ही दूसरे व्यक्ति को बना देता है। तो ऐसा ही चल रहा है और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह है। और आप चाहेंगे तो आप चाहे तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट देख लें, चाहे पूरे देश भर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाएंगे देखेंगे, आपको यही मिलेगा देखने में। लेकिन लोग कहते हैं कि न्यायालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर योग्यता के आधार पर चीज़ें होनी चाहिए, आरक्षण के आधार पर नहीं, क्योंकि आरक्षण जो होता है वो किसी का हक मार करके दूसरे को दिया जाता है, ऐसा कहना है। ऐसा तो कहा जाए तो फिर 10% अलग क्या है, वो भी तो किसी हक मार के दे रहे हैं। आप देखा होगा भाई, बिहार में कुछ समय पहले देखा होगा, बिहार में जो EWS का था आरक्षण, गरीबों को ना देके अमीरों ने लिया। यहाँ तक जो एक होता है डिसेबल वाला, जो विकलांगों का आरक्षण जाता है, लोगों ने अपनी छोटी सी उंगली काट के जबरदस्ती का ऑपरेशन करा के फर्जी का विकलांग का सर्टिफिकेट बना के लोगों ने ले लिया। तो वो तो कहीं ना कहीं हक मार रहे हैं ना, हक मारने वाले कोई जाति विशेष के ही लोग हैं। SC बैकवर्ड वाला हक नहीं मार रहा किसी दूसरे का। नहीं, तो कहते हैं हक मारे भी। मैंने कुछ समय पहले सवर्ण समाज का एक वीडियो किया था, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे आरक्षण के खिलाफ। उनका कहना था कि आरक्षण आय के आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। तो ये चीज़ अगर कह रहे हैं कि आय के आधार पर होना चाहिए, तो कभी उनसे ये पूछा गया कि जो बच्चे SC ST और बैकवर्ड के हैं उनकी माएँ किस तरीके से दूसरों के घरों में जाके झाड़ू पोछा चूल्हा बर्तन करके, पिता दूसरों के कारखानों में किस तरह रोड पे दुकानें लगा के काम करता है, तब जाके वो 2 व्यक्ति रोटी खाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक दिल्ली का वीडियो वायरल हुआ, वाल्मीकि समाज के लोग आज भी नाले से जाके पानी भर के ला रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी, वहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोग आज भी नाले से भर के पानी ला रहे हैं वहाँ, जबकि BJP सरकार क्या हो रहा है। तो ये सब अव्यवस्थाएं हैं, ये SC और SC के साथ ही क्यों नहीं जाके वो सवर्णों की उसमें बस्तियों में ऐसा होता है। सवर्ण समाज का कहना है कि हम जो कुछ भी बना रहे हैं या जो भी नंबर लाते हैं, सीटें लाते हैं, वो अपनी योग्यता के आधार पर लाते हैं और हमारी योग्यता को मारा जाता है आरक्षण के नाम पर। ये जो कह रहे हैं मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप IAS UPSC का आप देख लीजिए, जब इंटरव्यू होता है जो SC और बैकवर्ड के लोग जो टॉप पे होते हैं, IAS की कैटेगरी में होते हैं, वो IPS कैटेगरी में कैसे आते हैं? क्यों इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए जाते, इंटरव्यू जानबूझ के काटा जाता है और द्रोणाचार्य हर जगह बैठे हुए हैं जो देखते हैं कि एकलव्य आगे ना निकल जाए और उनका अर्जुन पीछे ना हो जाए। तो इस आधार पर आज भी जातिगत भेदभाव हो रहे हैं जी। साफ तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जिस तरीके से बातें कही मन से कि आरक्षण जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, न्यायालय के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जो पिछड़ा समाज है उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे उनके साथ पढ़ाई शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के हो, और उनको बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण लाए थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन आज की जो पार्टी है, साफ तौर पर नाम लेकर के यहाँ पे कई लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की पार्टी है और वो ब्राह्मणों और ठाकुरों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और जो पिछड़ा वर्ग है उसको और पीछे करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन्होंने सोच लिया है कि 27 के चुनाव से पहले पूरी जो बहुजन समाज है वो एकजुट होगा और 27 के चुनाव में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और सत्ता परिवर्तन किया जाएगा। वीडियो पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं द काउंटडाउन।